हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शन। इन दिस whole lecture I will cover up about Cartesian product, relations and functions. After that we will see some graphs of some functions. Okay, then let us start. हमने पूरा ही चैप्टर डिस्कस कर लिया है अलॉन्ग विथ एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ये वीडियो कम्प्लीटली एक समरी है। जिनको शॉर्ट में देखना है या फिर बिफोर एग्जाम रिवीजन करना है, लेट अस स्टार्ट। देखिए, here in this chapter we will learn how to link pairs of objects from two sets. If two sets are given like A and B, then अगर हमें इन दोनों में ऑब्जेक्ट्स जो दिए हैं 1 2 4 1 4 16 इनको पेयर करना है, तो हम कैसे पेयर करेंगे ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, कैसे हम उन दो ऑब्जेक्ट्स को पेयर कर रहे हैं उसको हम कहेंगे रिलेशन। उसके बाद हम सीखेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस विच इज़ कॉल्ड फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है इसको इस तरीके से। अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स दिए हैं तो अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो उसको हम डिफाइन करेंगे। इट इज़ गिवन हेयर इन द मैथमेटिकल फॉर्म दैट इट इज़ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है जो ब्रैकेट के अंदर है। दिस होल थिंग इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ओके, जिसमें जो आपका पहला एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा, जो इधर पहला एलिमेंट है, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट इससे बिलोंग करेगा, और जो आपका दूसरा एलिमेंट है ये आपका इस सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया है, देखिए जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ये इसका जो पहला एलिमेंट जो कि P है, P इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, वो आपका बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो आपका बिलोंग करेगा सेकेंड सेट से। ओके, और ये वही चीज़ आगे लिखी गई है, P बिलोंग्स टू सेट P एंड Q बिलोंग्स टू सेट Q। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसमें बोला गया है कि इफ़ ईदर P और Q इज़ नल, इसका मतलब अगर P और Q में से कोई भी सेट नल हो गया तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा P एंड Q का वो भी एक नल सेट ही हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है टू सेट्स आर गिवन, सेट A एंड सेट B। इन सेट A देयर आर 2 एलिमेंट्स, इन सेट B देयर आर 4 एलिमेंट्स। ओके, और हमें अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है A एंड B का, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। अगर A एंड B, A क्रॉस B लिखा हुआ है तो A के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले आएंगे, जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो A से बिलोंग करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है बिलोंग करेगा B से। चलिए लिखते हैं, यहाँ आपका आ जाएगा क्या, पहला एलिमेंट लेते हैं A1 फ्रॉम A और दूसरा वहाँ से जाएगा B1। ठीक है, अब A को 1 कंटिन्यू किए रहते हैं और वहाँ से B में वेरी कराते रहते हैं। ठीक है, इससे आपको लिखने में आसानी होगी। A1 B4, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला एलिमेंट है जो उसको वेरी कराएंगे, उसको कर देंगे A2, देन इट विल रिटन इन दिस फॉर्मेट A2 B2 A2 B3 and A2 B4. Okay, this is the whole ordered pairs. This is the whole Cartesian product of A and B. और वहीं अगर कह दिया जाए, और इसको एक और तरीका है जिसे हम लिख सकते हैं, आपको ईज पड़ेगा, आप यहाँ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच सकते हैं। जैसे जो पहले रहेगा वो हॉरिजॉन्टल में रहेगा, मान लीजिए A1 A2, देन जो सेकंड सेट है वो रहेगा, वो प्रोग्रेस करेगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, इट मीन्स B1 B2 B3 एंड B4। ओके, तो देखिए A1 का जहाँ इंटरसेक्शन होगा उतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। यहाँ एक इंटरसेक्शन है तो ये हो गया A1 B1, यहाँ इंटरसेक्शन है A1 B2 का तो ये हो गया दिस सेट, और यहाँ आपका इंटरसेक्शन B3 के साथ है तो ये हो गया आपका A1 B3 दिस वन।
यहाँ आपका A1 का B4 के साथ इंटरसेक्शन है, तो ये आपका हो गया A1 B4। ठीक है, इस प्रकार से सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जा सकते हैं बहुत ही ईजिली। और वहीं अगर कोई आपसे कह दे कि आप लिख के दिखाइए दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटू ए का, तो जो पहला ऑब्जेक्ट होगा इन ऑर्डर्ड पेयर वो हो जाएगा फ्रॉम सेट B। तो क्या है, पहले हम लेते हैं B1 कॉन्स्टेंट रखते हैं और वेरी कराएंगे सेट A को। और यहाँ भी मैं आपको थ्रू दिस समझाता हूँ। यहाँ देखिए B सेट जो है पहले है, फर्स्ट B सेट है, तो यहाँ B के एलिमेंट सारे हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे, दैट इज़ B1 B2 B3 B4। ठीक है, और सेकंड सेट है सेट A, तो A के एलिमेंट्स प्रोग्रेस करेंगे इन डायरेक्शन ऑफ इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज़ A1 एंड A2। तो यहाँ B1 A1 हो गया, फिर B1 A2 हो जाएगा, B1 A2, देन B2 A1 हो जाएगा, B2 A1, देन B2 A2 हो जाएगा, फिर B2 A2। आई थिंक आप सीख गए होंगे, अब लिखना बहुत ही ईजी थिंग है। अगर आप बच्चे को भी सिखा देंगे छोटे से तो वो भी सीख जाएगा। अब मैं इजली लिख दे रहा हूँ सबको, B3 A1 B3 A2। ओके, दिस द होल B क्रॉस A। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको 2 सेट दिए गए थे, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख के दिखा दिया है। देखिए एक जो A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, A क्रॉस B है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, ये मान के लिए आप, क्योंकि देखिए जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, मान लीजिए ये आपने ऑर्डर पेयर लिया, एक सिंगल ऑर्डर पेयर A1 B1 लिया, तो यहाँ पे आइटम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो सेम है, बट उनका सीक्वेंस चेंज हो गया है। सीक्वेंस चेंज है तो हम उसको इक्वल कंसिडर नहीं करेंगे, दिस टू आर नॉट इक्वल। ओके, इक्वल नहीं है, नोट डाउन दिस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट आ ही गया इक्वल ऑर्डर पेयर्स का। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। करस्पॉन्डिंग मतलब है जो 2 ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं, मान लीजिए 2 ऑर्डर पेयर्स अगर दिए हुए हैं A1 A2 B1 B2, और आपको इसको इक्वल करना है तो A1 होना चाहिए इक्वल B1 के, A1 शुड बी इक्वल टू B1 एंड A2 शुड बी इक्वल टू B2। दोनों ही एलिमेंट करस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ सब बाई सम एग्जाम्पल समझाया गया है। यहाँ A एंड B लिखा गया है और दूसरी तरफ लिखा गया B एंड A, 2 ऑर्डर पेयर्स लिखे गए हैं, पर दीज आर नॉट इक्वल बिकॉज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। यहाँ देखिए A है, यहाँ B हो गया, यहाँ A एंड B हो गया, तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ आपका B है तो यहाँ आपका A हो गया, ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर किसी ने कंडीशन दी है, यहाँ 2 ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं, 2 ऑर्डर पेयर्स और इधर इक्वल हैं, तो इक्वल होने क्या कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिए। यहाँ पे x + 5 जो है इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी -3, और वहीं यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है y - 3 दैट विल बी इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8। ओके, इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए दूसरे, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे इक्वल ऑर्डर पेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 सेट दिए गए हैं P एंड Q, और कहा गया है कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, तो इसको लिखते हैं और पूछा गया आर दीज प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको, और पहले आप ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका हो जाएगा ऑर्डर पेयर, पहला एलिमेंट P से आएगा दैट इज़ A, दूसरा एलिमेंट आएगा Q से, AR हो गया, अगेन पहला एलिमेंट P से, दूसरा एलिमेंट Q से, यहाँ B हो जाएगा, और अगेन C एंड R। दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस Q। और यहाँ पूछा गया Q क्रॉस P भी, तो अगेन जो पहला एलिमेंट आएगा यहाँ पे वो आएगा सेट Q से, दिस इज R, दिस R A, अगेन R B, देन R C। यहाँ दोनों हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिए P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P,
तो यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो यू कैन सी क्लियरली हेयर दैट, यहाँ देखिए इस ऑर्डर पेयर और इस ऑर्डर पेयर में, इसमें पहला एलिमेंट ए है, यहाँ पहला एलिमेंट आर है, यहाँ पहला दूसरा एलिमेंट आर है, यहाँ ए हो गया, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, हेंस दीज टू कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल। यहाँ आप लिख सकते हैं बहुत ही क्लियरली कि सिंस करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड elements of ordered pairs are not equal, hence these are not equal ordered pairs. Note it down. ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा इक्वल हम कब कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सम नोट इज गिवन। देखिए, हियर इट इज सेड दैट इफ देयर आर p elements in set A, and q elements in set B, then there will be pq elements in set in Cartesian product of A and B। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर ए सेट में 2 एलिमेंट है और बी सेट में 3 एलिमेंट है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा आपका, सिंपल आप ऊपर देख ही रहे थे पहले एग्जांपल में, ए में 2 एलिमेंट थे, बी में 4 एलिमेंट थे, तो 2 into 4 8 ऑर्डर पेयर्स बने थे। फिर अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ 1 था, तो कितने ऑर्डर पेयर्स बने, 3 into 1। ओके, तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाना है और कुछ भी नहीं है इसमें। वही कहा गया है कि अगर ए में p एलिमेंट है ए में और q एलिमेंट है b में, तो जो a एंड b का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसमें p इंटू q नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो अगेन यू कैन नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर लीजिए, देन मैथमेटिकल फॉर्म भी नोट कर लीजिए इसका, देन विल डू सम क्वेश्चंस। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ एन ए जो है इस क्वेश्चन में 2 है, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और एन बी जो है क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देन पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, देन इट विल बी एन ए इंटू एन बी, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, इट मीन 6 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कैन बी क्रिएटेड। ओके, देखिए यहाँ पे 3 सेट दिए गए हैं इन सेकंड एग्जांपल, उसमें फिर बोला गया है कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए x इंटू वाई यूनियन जेड का, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें आएंगे, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स उसमें आएंगे। देन वी विल सॉल्व इट थ्रू, आप जानते हैं कि एन एक्स आपका 2 है, एन वाई आपका 2 है, एन जेड आपका 3 है। तो हेयर एन पूछा गया है x इंटू वाई यूनियन जेड, तो हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y यूनियन विद z, y यूनियन z, then it will be ny plus nz minus ny intersection z। we will put the values, ny कितना है 2, nz कितना है 3, और y और z में कोई इंटरसेक्शन है, देखिए यहाँ a एंड b एलिमेंट है, यहाँ p q r एलिमेंट है, there is no intersection here, then it is 0 and we will get 5 number of elements in n y union z। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे अब, एन एक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ y यूनियन z, देन इट विल बी इक्वल टू एन एक्स इंटू एन वाई यूनियन z। हियर विल पुट द वैल्यूज, एन एक्स यहाँ पे 2 है और एन वाई यूनियन z जो आपका 5 है, देन यू विल गेट 10 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ओके, दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट नोट। इन दिस इट इज सेड, आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये सब जो मैंने क्वेश्चन पिकअप किए हैं हल्के से डिफिकल्ट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत इजी से हल्का सा ऊपर है, और दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्पेशली पिक्ड अप, जिससे कि आपका अलॉन्ग विथ थ्योरीज क्वेश्चन भी कवर अप होते जाएँ। इसलिए जब भी मैं थ्योरीज आपको समझा रहा हूँ, उसका जब क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप उस टाइम पॉज करिए वीडियो और खुद से ट्राई कीजिए,
और खुद से ट्राई करने के बाद ही सॉल्यूशन देखिए, तभी आपको बेनिफिशियल होगा ये सब। ओके, चलिए यहाँ पे अगला नोट है, कहा गया कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ईदर ए और बी इज़ इन्फिनाइट देन सो, जैसा ए एंड बी होगा वैसा ही ए क्रॉस बी भी होगा। अगर ए एंड बी में से कोई भी नल सेट हो गया तो ए क्रॉस बी जो है आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी नल सेट हो जाएगा। अगर इसमें से ए एंड बी में से कोई भी अगर इन्फाइनाइट सेट हो गया तो ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी इन्फाइनाइट सेट हो जाएगा, वही यहाँ पे कहा गया है। अगर आप देखना चाहें इसको थ्रू एग्जांपल तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ को। देखिए, अगर कोई सेट दे दिया जाए, सेट ए नल सेट और बी दे दिया जाए आपको कुछ भी 1 2 3, तो अगर आप ए एंड बी लिखने जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज पेयर किसके साथ कराएंगे, यहाँ कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आप पेयर कराएंगे किसके साथ, देन अगेन इट विल बी नल सेट। वही यहाँ कहा जा रहा है कि अगर ए एंड बी में से कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो गया तो वो भी ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी हो जाएगा एम्प्टी सेट, और ए एंड बी में से अगर कोई इन्फिनाइट सेट हो गया तो वहाँ भी जो ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हो जाएगा आपका इन्फिनाइट सेट। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट इट डाउन। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। दिस इज, यहाँ बोला गया, यहाँ कॉन्सेप्ट आता है ट्रिपलेट का, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अभी तक हम पढ़ रहे थे ऑर्डर्ड पेयर्स, इट मीन्स देयर आर 2 ऑब्जेक्ट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, बट यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट की बात की जा रही है। इसका मतलब 3 सेट हैं जिनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ओके, तो इसको डिफाइन किया गया है इन मैथमेटिकल टर्म्स इन दिस वे, यू कैन नोट इट डाउन। यहाँ देखिए, इट इज सेड दैट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स whose elements are A, B, C and A, B, C should belong to set A। ओके, और इसको हम कहते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। देन वी विल डू वन एग्जांपल। हमको फाइंड आउट करना है ट्रिपलेट ए इंटू ए, तो सबसे इजी तरीका इसका है कि आप पहले ए इंटू ए निकाल लीजिए, ऑर्डर पेयर निकाल लीजिए पहले। ऑर्डर पेयर क्या आएगा आपका, और इसको भी बहुत इजीली करने का तरीका ये है कि इसको 2 बार लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर्स लिखने में आसानी होगी। यू कैन राइट डाउन 1 1 1 2 देन 2 1 देन 2 2। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया। अब अगर हम ट्रिपलेट लिखने जाएंगे तो हेयर अगेन वी विल डू द सेम थिंग। देखिए, ये जो ऑर्डर पेयर है इसको हम मैच कराएंगे एक बार 1 से, फिर इसको मैच करा देंगे 2 से, तो 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसी प्रकार हम लिखते चले जाएंगे इसको 1 1 1 देन 1 1 2, ये हो गया आपका। अब हम दूसरा पेयर पकड़ते हैं 1 2 पकड़ा हमने, तो तीसरा एलिमेंट 1 हो जाएगा एक बार, और फिर दूसरी बार में तीसरा एलिमेंट जो है 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम लिखते चले जाएंगे। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं इस पे। 6 ऑर्डर पेयर्स हो चुके हैं, 2 2 1 2 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे ट्रिपलेट लिखे जा चुके हैं, जिसमें कि 8 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं यहाँ पे। 8 ट्रिपलेट्स, इसमें भी आप नंबर वैसे ही निकाल सकते हैं। अगर ए इंटू ए है तो ए में 2 एलिमेंट्स है, बी दूसरे वाले ए में 2 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इट मीन्स देयर शुड बी 8 नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स। यहाँ आप देखिए 8 नंबर होगा भी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इट इज़ नॉट कॉन्सेप्ट बेसिकली, इट इज़ बेसिकली है तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो अगला क्वेश्चन है, बट एट दिस स्टेज आई कांट एक्सप्लेन यू इन दैट फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको आप एक क्वेश्चन की तरह लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट इट डाउन। यहाँ पे इफ क्वेश्चन दिया गया, इफ आर इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन व्हाट डू कार्टेशियन प्रोडक्ट आर इंटू आर रिप्रेजेंट्स, और अगेन आर इंटू आर ट्रिपलेट्स। तो सिंपल देखिए,
अगर आप r इंटू आर लिखने जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल r है क्या, इट इज़ कम्प्लीटली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जितने भी प्लस इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स आएंगे सारे इसमें इंक्लूड हैं। और दूसरा r भी यही होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो सबका सबके साथ पेयर होगा पहली बात। तो इसलिए ये बेसिकली बनता क्या जा रहा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। और इसको हम x मान लें और इसको हम y कोऑर्डिनेट मान लें तो एक पेयर बनता चला जाएगा, जिसमें कि 2D सिस्टम के सारे पॉइंट आ जाएंगे। माइनस इन्फिनिटी इधर रहेगा, प्लस इन्फिनिटी इधर, माइनस इधर प्लस। तो अगर हम शुरू करेंगे यहाँ से तो सारे एलिमेंट आते चले जाएंगे, होल एलिमेंट्स विल बी कवर्ड। ओके, तो यू कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस वे। इसको आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट x एंड y such that x belongs to both x and y belongs to R. It is basically the 2D Cartesian system। ठीक है, वैसे अगर आप R ट्रिपलेट लिखेंगे तो वो हो जाएगा x y z। इसका मतलब 3D में चले गए हम लोग, x y z all of these are belongs to set of real numbers, then it is basically 3D Cartesian system। ओके, आई होप आप इसको समझे होंगे। हल्का सा टफ कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, नोट इट डाउन, देन विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हल्की सी स्पीड ज़्यादा है इस लेक्चर में, बिकॉज इन सब चीज़ों को मैं बहुत ही डिटेल में अपने जो लेक्चर्स बनाए गए थे कवर अप किया गया है। दैट्स वाई ये बेसिकली एक रिवीजन टाइप है, क्विक रिवीजन बिफोर द एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला गया है, ए एंड बी 2 सेट्स हैं जिनकी दीज आर द, जिनसे निकल के आ रहे हैं 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसका जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा दूसरे सेट से। ठीक है, तो ए जो होगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इट विल बी इक्वल टू, कौन कौन के एलिमेंट फर्स्ट है, यहाँ पे ए देखिए मिल गया आपको, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, दैट विल बी ए एंड बी। और जो सेट बी है दैट विल बी सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इट विल बी बी क्या होगा आपका, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये बहुत ही इजी चीज़ें हैं, मैंने बहुत ही क्लियरली बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, जो फर्स्ट नंबर पर लिखा गया है दैट इज सेट ए, और जो दूसरा एलिमेंट है, जो दो सेकंड एलिमेंट है इन ऑर्डर्ड पेयर, वो बिलोंग करेगा दूसरे सेट से। बहुत इजी है, यहाँ देखिए क्वेश्चन हो गया है, ए एंड बी फाइंड आउट कर लिया हमने। नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिलेशन। अभी तक हम पढ़ रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, that was the first concept of this chapter, और उसको बेस बनाते हुए we will define relation। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम कोई भी 2 सेट ले रहे थे, जस्ट सिंपली 1 2 3, और दूसरा सेट ले रहे थे अगर 4 9, तो हम सिंपली अगर आप लिखने जा रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो करते क्या थे, जितने भी एलिमेंट्स थे उससे हम मिलाते थे उसको। 1 को मिलाते थे पहले 4 से देन 9 से, 2 को मिलाते थे 4 से देन 9 से, 3 को मिलाते थे 4 से देन 9 से। तो होता क्या था, क्या ऑर्डर पेयर्स बनते थे, 1, 4, 1, 9, 2, 4, 2, 9, 3, 4, 3, 9, यही होता था अभी तक। अब रिलेशन में कहा गया है, रिलेशन में एक क्वेरी रेस की गई कि जो ये हम ऑर्डर पेयर्स बना रहे हैं कुछ इसमें कनेक्टिविटी है कि नहीं, लिंक है कि नहीं दोनों के बीच में, ये क्वेश्चन किया गया। तो वहीं से रिलेशन का कॉन्सेप्ट निकल के आता है।
तो हम इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेट बन रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेट बन रहा है पूरा, यहाँ जैसे 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेट बना है, इसमें से अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ कॉन्सेप्ट दे दें, कोई थ्योरी दे दें, कोई रिलेशन दे दें, ठीक है, तो वो थ्योरी या कॉन्सेप्ट या क्राइटेरिया लगाने के बाद जितने एलिमेंट्स बचेंगे, बेसिकली सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हो गया वो बड़ा सेट हो गया। फिर हमने एक फ़िल्टर लगा दिया उसके आगे, हाँ अगर आप ये फ़िल्टर पास करते हैं तभी आप रिलेशन में जाएंगे। बेसिकली दिस इज द क्राइटेरिया, दिस फिल्टर इज क्राइटेरिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बड़ा सेट हो गया, हमने फ़िल्टर लगाया, कुछ कंडीशंस लगा दी, वो कंडीशंस जो एलिमेंट्स पास करेंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर्स इस कंडीशन को पास करेंगे, वही कहे जाएंगे रिलेशन के एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं रिलेशन। ओके, तो इतना ही कॉन्सेप्ट है बस, तो वही यहाँ लिखा गया है। देखिए, रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो मैंने क्या कहा था, सबसेट। देखिए क्या कहा गया, ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो बड़ा सेट था, हमने एक फ़िल्टर लगाया, एक कंडीशन लगाई या एक रिलेशन लगाई, तो इन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स में से कुछ इसमें से पास करते हुए इस तरफ आए, इस कंडीशन को पास करते हुए, तो क्या इससे निकल के आ रहा है, ये जो पास करके इस तरफ आए हैं वो सारे बिलोंग तो यहीं से कर रहे हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो इसीलिए कहा गया कि जो रिलेशन में नंबर ऑफ पेयर्स हैं दो, वो बिलोंग कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो इसीलिए जो रिलेशन है वो हो जाएगा सबसेट ऑफ ए इंटू बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। समझे कि नहीं आप? जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, और इसमें यही कंडीशन लगा दूँ, मैं कंडीशन क्या लगा दूँ, कंडीशन लगा दूँ कि सेकंड एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट को कह दूँ कि फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है। तो कंडीशन लगने के बाद क्या क्या फिल्टर के बचेगा, देखिए 4 जो क्या 1 का स्क्वायर है, नहीं है, तो ये नहीं आ पाएगा। 9 क्या 1 का स्क्वायर है, तो ये भी नहीं आ पाएगा। 4 क्या 2 का स्क्वायर है, देखिए जो सेकेंड एलिमेंट 4 है, 2 का स्क्वायर है ना, हाँ, तो यहाँ 2,4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या 9 2 का स्क्वायर है, नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। क्या 4 3 का स्क्वायर है, नहीं है। 9 3 का स्क्वायर है, हाँ, 9 जो है 3 का स्क्वायर है। तो ये कंडीशन लगाने के बाद, ये कंडीशन इम्पोज करने के बाद इन 6 नंबर ऑफ ऑड पेयर्स में से बस 2 ही बच रहे हैं, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं रिलेशन। और देखिए ये जो 2 ऑड पेयर्स बचे, ये बिलोंग तो यहीं से कर रहे हैं ना ऊपर वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज द कंडीशन, एक कंडीशन लगा दिया, इसी को कहते हैं रिलेशन। एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर दी गई फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में। ओके, दिस इज द रिलेशन। इसको आप या तो नोट कर सकते हैं इसको, या पहले आप ये जो थ्योरी है उसको नोट कर लीजिए, होल थ्योरी। यहाँ कहा क्या है, रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये आप समझ गए ना, क्योंकि फिल्टर लगाने के बाद वहीं से एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए सबसेट है रिलेशन जो है। अगला क्या दिया गया है, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो वही मैंने आपको ऊपर देखिए समझाया कि फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप दे दी गई, उसके बाद जो एलिमेंट बचते हैं वही रिलेशन में आ पाते हैं, ठीक है। तो सेम थिंग आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं पहले इतनी थ्योरी को। आफ्टर दैट यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ दिया हुआ है, इसको नोट कर सकते हैं। और बेसिकली देखिए मैं वीडियो पॉज नहीं करूँगा, आप जस्ट स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए फिल्टर चीज़ें बेसिकली नैरो डाउन हो रही हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट बड़ी चीज़ थी, बड़ा सेट बनता था, हमने एक कंडीशन लगा दी, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स में है। फिर रिलेशन क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा सेट हो गया ना, ए एंड बी ए क्रॉस बड़ा सेट था, अब रिलेशन हमने सेट कर दिया तो एक छोटा सेट हो गया। अब देखिए ये जो एग्जांपल दिया गया है, यहाँ कहा गया है कि हाँ, यहाँ भी यही कहा गया है कि
यहाँ देखिए, यहाँ लग बोल दिया गया, यहाँ बोला गया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट x है, दैट इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड एलिमेंट। और जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, सेकेंड एलिमेंट वाज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट x है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, और बोला गया है x भी a से बिलोंग कर रहा है एंड y भी b से बिलोंग कर रहा है। ओके, यहाँ पे a दिया गया है 4 7 9, 3 एलिमेंट्स है, b दिया गया है -3 to 4 जिसमें कि 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं, लेट अस राइट इट डाउन। रिलेशन को लिखते हैं हम लोग। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें क्या कहा गया है, जो पहला एलिमेंट है सेकंड का स्क्वायर है। ठीक है, और पहला एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ए से, दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट बी से। तो जो 4 है, 4 किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 2 का या -2 का। तो यहाँ देखिए है 2, यहाँ -2 मिल गया, आपको 2 मिल गया, तो यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर्स बन गए, 4 के साथ 2 चला जाएगा और दूसरा ऑर्डर पेयर हो जाएगा 4 के साथ -2। ठीक है, यहाँ 7 है, देखिए अब 7 जो है स्क्वायर किसी का नहीं, किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, या फिर जितने यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट बी में इसमें से किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका किसी के साथ भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 9 को लेते हैं। 9 देखिए, 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ +3 एंड -3, तो यहाँ आपको +3 भी मिल गया यहाँ पे और -3 भी मिल गया। ठीक है, तो इनके साथ आप इसको राइट डाउन कर देंगे, 9 का 3 के साथ पेयर, देन 9 का -3 के साथ पेयर। ओके, दिस इज ओनली दिस मच। आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को, कैसे यहाँ पे चीज़ें मूव ऑन हो रही हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट नोट। आप नोट करते जाइएगा, पहले आपको ये नोट करना था दिस थ्योरी, देन ऊपर जो एग्जाम्पल था नोट करना था, उसके बाद इस क्वेश्चन का नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट नोट। यहाँ एक नया वर्ड आ रहा है, इमेज। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यू कैन जस्ट लर्न इट और राइट इट डाउन इन द योर नोटबुक। यहाँ बोला गया सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है, हम इसी समझ लेंगे। यहाँ जो 2 है, 2 इज इमेज ऑफ 4, -2 इज इमेज ऑफ 4, 3 इज इमेज ऑफ 9, -3 इज इमेज ऑफ 9। वही बोला गया सेकंड एलिमेंट जो है वो इमेज है फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। देन विल मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी। इसमें कहा गया है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन। देखिए ऊपर बात आई थी इमेज की, इमेज क्या था, जो सेकंड इमेज की बात आई थी उसमें था कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का इमेज है। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ ये बोल रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इन अ रिलेशन, मतलब कि ए इंटू बी के तरफ वाला नहीं, फिल्टर लगने के बाद जितने ऑर्डर पेयर्स बच रहे हैं रिलेशन में उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है उसको हम कहेंगे डोमेन। तो जो हमने ऊपर एक एग्जांपल किया है, एग्जांपल यहाँ पे किया है, तो उसमें डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन विल बी फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या हैं, देखिए यहाँ 4 है, 4 रिपीटिशन है, देन 9 है, 9 रिपीटिशन है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4,9। ठीक है, ये आपका हो गया डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। और ये देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बहुत ही लाइटली समझा रहा हूँ कि जिससे कि आपको एक बार समझ में आ जाए। तो अगला कॉन्सेप्ट आता है रेंज का। यहाँ पे देखिए दिया गया है सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन। रिलेशन में जो इतने भी ऑर्डर पेयर्स आए हैं उनका जो सेकंड ऑर्डर पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट है उनका अगर सेट बनाएंगे आप तो उसको हम कहेंगे रेंज। ठीक है, दिस इज द रेंज। तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी, यू कैन नोट इट डाउन। आपका रेंज हो जाएगा सेकंड एलिमेंट्स क्या क्या हैं, देखिए यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आपको 2 है,
-2 है, 3 है, -3 है। आप इसको लिख सकते हैं 2 -2 3 -3, बट ऐसा लिखने में बेकार लगता है, इसलिए हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। -3 -2 2 एंड 3। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। अगर आप ऐसे भी लिख के छोड़ देंगे तो ये भी सही है और ये भी सही है, बट एस्थेटिकली इट इज़ मोर बेटर, ये दिखने में अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन दिस वे। ओके, तो आपने इमेज पढ़ लिया, डोमेन पढ़ लिया, रेंज पढ़ लिया। ठीक है, और आपको बता दूं मैं कि इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं डोमेन एंड रेंज कि ओवरऑल अगर आप जितनी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आज से लेके ओवरऑल द होल जर्नी ऑफ योर स्टडी, हर जगह इसका यूज़ होना है, डोमेन एंड रेंज का। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने डोमेन भी सीख लिया, रेंज भी सीख लिया। डोमेन क्या था? फर्स्ट एलिमेंट इन द रिलेशन ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसमें फिल्टर लगाया, एक कंडीशन लगाई, फिर जो फिल्टर होके ऑर्डर पेयर्स बचे उसे हम कहते हैं रिलेशन। ठीक है, और जो रिलेशन में जो एलिमेंट्स बचे हैं, जो ऑर्डर पेयर्स बचे हुए हैं, उनके जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स हैं ऑर्डर पेयर्स के उसको हम कहेंगे डोमेन, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट्स हैं ऑर्डर पेयर्स के उसको हम कहेंगे रेंज। ओके, तो ये भी हो गया। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कोडोमेन। तो यहाँ कोडोमेन की बात की जा रही है। कोडोमेन इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट और ये बहुत यूज़ नहीं होने वाला है, बस 11th या 12th तक रहता है। फिर लेटर स्टेज में यूज़ होता होगा बट फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है कोडोमेन। देखिए ये जो कोडोमेन ऑफ द रिलेशन है, क्या बोला गया? द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, एंड रेंज बिलोंग्स टू कोडोमेन। आप नोट करते चलिएगा, देखिए नोट करते हुए चलिए। और देखिए जो पीछे दो डेफिनेशंस दी गई थी डोमेन एंड रेंज की, वहाँ कहा गया था इन रिलेशन आर, यहाँ भी कहा गया था इन रिलेशन आर, बट यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, तो ये फिल्टर लगाने से पहले की बात हो रही है, मतलब जो सेट बी है कंप्लीटली उसको कहते रहे हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा? कोडोमेन विल बी, जो सेट बी था आपका, सेट बी क्या था? ये देखिए पूरा सेट था ना, -3 से लेके 4 तक, तो कंप्लीटली हो जाएगा ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ओके, ये हो गया आपका कोडोमेन। तो अगला क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया? नोट दैट रेंज बिलोंग्स टू, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, हम जो सेकंड ऑब्जेक्ट ले रहे थे जो ऑर्डर पेयर का, जो ऑर्डर पेयर हम लिख रहे थे ए एंड टू बी, ये तो बिलोंग कर रहा था सेट बी से ही ना, तो जो रेंज है वो बिलोंग करेगी इससे, कोडोमेन से। इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ भी देख लीजिए ऊपर जो हमने रेंज लिखी हुई है, रेंज क्या है? रेंज है आपका -3 -2 2 एंड 3, तो रेंज तो बिलोंग कर ही रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, यहाँ प्रूव भी हो गया। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स सम रिमार्क्स। रिमार्क्स में दिया गया है कि अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली इधर बाय रोस्टर मेथड और बाय सेट बिल्डर मेथड। तो इट्स ओके, इसमें कुछ कोई खास बात नहीं है। रिलेशन को हम कैसे भी लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगला है एन एरो डायग्राम इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, तो इस एरो डायग्राम को मैं आपको, चलिए दोनों चीज़ ले लेते हैं ना। जो पहला रिमार्क है उसको मैं दिखा देता हूँ, हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया था उसी को लिख देते हैं सिंपल। रोस्टर फॉर्म में कैसा हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा, आप सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए। आप कौन कौन से एलिमेंट्स थे? एलिमेंट्स आपके क्या क्या आए थे यहाँ पे? जस्ट 4 2 4 -2। रोस्टर में हो गया आपका इस तरीके से, और सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा आपका द सेट ऑफ ऑल x एंड y सच दैट x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू सेट b। ठीक है, ये हो गया रेस्टर फॉर्म में, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। और अगला जो कॉन्सेप्ट दिया गया एरो डायग्राम का,
तो इसमें होता यह है कि हम इसको एरो से कनेक्ट करते हैं। एलिमेंट सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स थे आपके पास? सेट ए में था आपका 4 7 9, सेट ए में था 4 7 9, और सेट बी में है -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो जो जो ऑर्डर पेयर्स बने होंगे उसको हम बस मैच करा देंगे, वही हो जाएगा एरो डायग्राम। तो 4 किससे किससे मैच कर रहा है? 4 आपका मैच कर रहा है -2 से, और 4 मैच कर रहा है आपका 2 से। 9 मैच कर रहा है आपका -3 से, और 9 मैच कर रहा है आपका +3 से। ठीक है, यही हो गया आपका एरो डायग्राम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन विल मूव टू द सम क्वेश्चंस। यहाँ देखिए 2 सेट दिए गए हैं, सेट ए एंड सेट बी। उसमें बोला गया डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी बाई आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स एंड वाई जिसके एलिमेंट्स हैं। डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी ऑड, एक्स माइनस वाई शुड बी ऑड। तो 2 नंबर का डिफरेंस ऑड कब आता है? या तो एक ऑड हो जाए, दूसरा इवन हो जाए, या फिर इधर वाला इवन हो जाए, इधर वाला ऑड हो जाए। ठीक है, इन्हीं 2 केसेस में आपको जो डिफरेंस आता है वो ऑड आएगा। अगर आप इवन इवन घटाएंगे तो इवन आ जाना है, और ऑड में से ऑड घटाएंगे तब भी इवन आ जाना है। ठीक है, तो चलिए एक्स आपका बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो एक्स में हम पहले कैच करेंगे ऑड एलिमेंट्स को। ऑड एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 1 3 5। ठीक है, इधर ऑड 1 3 5 है, और इधर इवन क्या है? 4 6। तो हम बस जस्ट चेक करते जाएंगे और क्या क्या मिलेगा हमें। देखिए 1 में से 1 पकड़ते हैं सेट ए का, अब दूसरा एलिमेंट पकड़ना है सेट बी से, तो उधर क्या पकड़ना है? इवन। तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। ओके, अब 3 को पकड़ लेते हैं। 3 बिलोंग्स टू सेट ए, तो इधर अगेन 4 आ जाएगा एंड 6 आ जाएगा। अब हम पकड़ते हैं 5 को, तो इधर अगेन 4 आ जाएगा एंड 6 आ जाएगा। ये हो गया फ्रॉम दिस कंडीशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन से क्या आने वाला है? जो सेट ए में इवन है उसको पकड़ते हैं, दैट इज़ 2। और ऑड क्या क्या है? ऑड सेट बी में क्या है? दैट इज़ ओनली 9, तो 2 9 हो गया। और क्या आएगा इसमें? सेट ए में और तो कोई इवन है नहीं, तो बस दिस इज सफिशिएंट। आप इसको कंबाइन कर दीजिए, यू कैन कंबाइंड इट। 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6। ठीक है, दिस इज द आंसर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। 2 नंबर्स का डिफरेंस ऑड आना चाहिए। ऑड कब आएगा? जो 2 नंबर्स हैं एक्स एंड वाई, उनमें से एक ऑड होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए। हमने दोनों कंडीशन लगा ली, पहले एक्स को ऑड रख लिया, वाई को इवन रख लिया, फिर एक्स को इवन रख दिया, वाई को ऑड रख दिया। ठीक है, उससे हमारा आंसर निकल के आ गया है। नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डिटरमाइन करना है रेंज एंड डोमेन। और वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसको ट्राई कीजिए, आफ्टर दैट सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए फाइंड आउट करना है हमें डोमेन एंड रेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द ऑर्डर पेयर्स। क्या बोला गया है? एक्स है एंड एक्स प्लस 5 है, तो एक्स की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे और वी विल गेट द ऑर्डर पेयर्स। एक्स यहाँ हमने क्या पुटअप किया? 0, तो क्या मिला हमें? 0, 5। एक्स को पुटअप किया 1, तो क्या मिला? 1, 6। एक्स को पुटअप किया 2, तो क्या मिला? 2, 7। एक्स को पुटअप किया 3, क्या मिला? 3, 8। एक्स को पुटअप किया 4, तो क्या मिला? 4, 9। एक्स को पुटअप किया 5, तो क्या मिला? 5, 10। These 5 ordered pairs will be there। तो यहाँ पूछा गया डोमेन। डोमेन क्या होता है हमारा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 0 1 2 3 4 5,
और रेंज क्या होता है? रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। बहुत ही क्लियरली डेफिनेशन बताई गई थी ऊपर जब मैंने पढ़ाया था तो, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट्स क्या क्या है? 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, दिस इज द कंप्लीट आंसर और सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए बोला गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। यहाँ बात की जा रही है कि अगर ए एंड बी दो सेट दिए गए हैं तो उन सेट से कितने नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो बहुत सिंपली समझाया गया था ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन कि जो रिलेशन है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का, ठीक है। तो अगर हम फाइंड आउट कर लें कि कितने नंबर ऑफ सबसेट निकाले जा सकते हैं फ्रॉम ए एंड बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो वही हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशंस। तो वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको 2 के पावर में रख दीजिए, वही होता है नंबर ऑफ सबसेट्स। तो हेयर इट इज सेड दैट अगर दो सेट हैं ए एंड बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b है q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हो जाएगा p इंटू क्यू, ठीक है। ये भी एक तरीके से सेट है, a इंटू बी भी एक तरीके से सेट ही है ना। इसमें एलिमेंट्स कितने हो गए? p इंटू क्यू, इसमें एलिमेंट्स हो गए। तो इसमें अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ सबसेट्स तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर p इंटू क्यू, और नंबर ऑफ सबसेट ही होते हैं इक्वल नंबर ऑफ रिलेशन के, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। हेयर इट इज सेड दैट हेयर यहाँ पे निकाला गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, पी क्यू निकला। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी इक्वल टू 2 का पावर पी क्यू। जो नंबर ऑफ रिलेशंस होती है वो नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर ही होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था कि जो रिलेशन है दैट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो अगर हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लें ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो वही निकल जाएगा नंबर ऑफ रिलेशंस। वही यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। देन विल मूव टुवर्ड द एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। हेयर इट इज सेड दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 2। तो कहा गया नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे ए एंड बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो वो हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। और हम फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, इट विल बी इक्वल टू 2 का पावर, इसको अगर हम m मान लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m, तो 2 पावर m हो जाएगा। और यहाँ हम पुटअप कर देंगे 2 का पावर 6, इट विल बी इक्वल टू 64, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इंटू बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस भी इसके इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स दैट विल बी इक्वल टू 64। दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अब क्या मैं समझाना चाह रहा था। अब बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट रिमार्क। यहाँ बोला गया है हियर इट सेड दैट अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज स्टेटेड एज अ रिलेशन ऑन ए टू ए का मतलब है कि आपका जो डोमेन है एक्स है वो भी ए से है और रेंज भी ए से ही है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में आपका जो पहला एलिमेंट है वो भी सेट ए से है और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी सेट ए से ही है। इसी को हम कह देते हैं रिलेशन ऑन ए, ठीक है। बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, उसको उसके थ्रू समझ लीजिए। देखिए बोला गया कि एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y आ जाएगा आपका 2। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 1,2। x को अगर 2 रखेंगे तो y आ जाएगा 3। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 2,3। x को अगर 3 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 4, ये बनेगा आपका 3,4।
एक्स को अगर 4 रखेंगे वाई हो जाएगा 5, देन 4,5 हो जाएगा ये। एक्स को अगर 5 रखेंगे तो वाई हो जाएगा आपका 6, देन इट विल बी 5,6। एक्स को अगर 6 रखेंगे तो वाई हो जाएगा 7, तो यहाँ ऑर्डर पेयर बनेगा आपका 6,7। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ऊपर एक कंडीशन लगाई गई थी कि x एंड y बोथ शुड बिलोंग टू सेट ए। तो यहाँ जो 7 नंबर निकल के आया है, क्या ये सेट ए में है? ये सेट ए में नहीं है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में नहीं आएगा। ओनली दीज ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी इन द रिलेशन। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं बहुत ईजिली इन रोस्टर फॉर्म, दैट इज़ 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। ओके, ओनली दिस मच। लास्ट वाला जो ऑर्डर पेयर है 6,7 वो नहीं आएगा, बिकॉज जो y 7 आ गया है दैट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, नाउ we will move toward the one of the most important concept of the mathematics, whole mathematics. I'm not talking about the class 11th or 12th. I'm talking about the complete mathematics from 11th, 12th, UG, PG, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट। आप कितनी भी पढ़ाई कीजिए मैथमेटिक्स की, फंक्शन आपके साथ रहेगा ही रहेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्लीट मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो हम उसको समझने जा रहे हैं, तो थोड़ा अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा लीजिए। देखिए, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। पहले हम चले थे कार्टेशियन प्रोडक्ट से। वहाँ जो ऑर्डर पेयर्स थे बहुत ज़्यादा थे। फिर हम रिलेशन में आए, हमने फ़िल्टर लगा दिया, कुछ कंडीशन लगा दी, तो जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स थे वो कम हो गए। अब यहाँ हम एक और फ़िल्टर लगा देंगे, जिससे कि रिलेशंस में जो ऑर्डर पेयर्स थे उससे भी कम ऑर्डर पेयर्स इसमें आएंगे। तो फ़िल्टर क्या है? फ़िल्टर एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। फ़िल्टर एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि x की अगर ऑर्डर पेयर्स x एंड y है, ऑर्डर पेयर्स में जो एलिमेंट है x एंड y हैं, तो एक x के साथ एक ही y आना चाहिए। ठीक है, एक x के साथ 2 y नहीं आने चाहिए। जैसे कि ऊपर हुआ था 9 के साथ +3 भी आया था और -3 भी आया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 9 के साथ एक ही एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन में अगर हम एक इनपुट दें x की, तो y की एक ही आउटपुट निकल के आए। ठीक है, सिंगल इनपुट से सिंगल आउटपुट का ही मतलब है। एक x के साथ एक ही y आना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए एक से ज़्यादा चीज़ों से। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? x की एक ही इमेज भी होनी चाहिए। जैसे ऊपर बोला गया था ना कि जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज़ द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि x के साथ एक ही मैच करेगा, एक ही एलिमेंट सेट b का, इसका मतलब एक ही इमेज होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, वही देखिए डेफिनेशन में दिया गया है। और रिलेशन f फ्रॉम सेट a टू सेट b is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। सेट A का एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैच करना चाहिए सेट B के। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर यहाँ लिख दिया जाए 1 2 3, यहाँ लिख दिया जाए 4 9 16, तो आप यहाँ पर एक ही मैच होना चाहिए एक एलिमेंट से। ठीक है, ये भी फंक्शन में कंसिडर किया जाएगा। और अगर ऐसा हो 1 2 3 4 9 16, अगर इस तरीके का कुछ हो गया, ये भी फंक्शन में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि एक ही इमेज है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका एक ही इमेज है, बट इमेज सेम हो गया दैट इज़ डिफरेंट मैटर, बट इमेज एक ही है। ठीक है, जो पिछला एग्जांपल था उसमें 1 का इमेज था 4, 2 का इमेज था 9, 3 का इमेज था 16, बट यहाँ पे 1 का इमेज 4 है, 2 का भी इमेज 4 है, 3 का इमेज 4 है। ये भी सही है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। बट अगर कहीं कंडीशन ऐसी आ गई कि आपका 1 2 3 4 9 16 1 के 2 इमेज आ गए और सबका एक ही इमेज रहा, लेकिन 1 के 2 इमेज आ गए, तो इट विल बी द केस जिसको कि हम इसको फंक्शन कंसिडर नहीं करेंगे।
यहाँ पे 2 इमेजेस आ गई हैं। देखिए सेट जो एलिमेंट 1 है इसकी 2 इमेजेस हैं, एक तो 4 है एक तो 9 है, तो इट इज़ नॉट द फंक्शन। एक सिंपल कंडीशन है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, या इसको हम कह सकते हैं एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, चलिए, और सेम आउटपुट हो सकता है बट एक ही आना चाहिए। मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखा दी हैं यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इतना ही है डेफिनेशन, इतना ही है फंक्शन में, बट इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बट बेस जो है इतना ही है कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट, एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, इफ फंक्शन f इज फ्रॉम a to b and a and b दिस ऑर्डर पेयर्स बिलोंग्स टू फंक्शन, देन सिंपल है कि f में अगर आप a की a इनपुट डालेंगे तो b निकल के आना चाहिए। इसी प्रकार से ये बन रहा है फंक्शन, वेयर b इज कॉल्ड द इमेज ऑफ a अंडर फंक्शन f एंड a इज कॉल्ड द प्री इमेज। तो a b को इमेज कहा गया था, पहले ही समझा दिया गया है, और यहाँ पे एक और डेफिनेशन दे दी गई, एक को कह दिया गया प्री इमेज। ओके, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द सम मोर थ्योरीज। यहाँ बोला गया था फंक्शन f फ्रॉम a to b इज डिनोटेड इन दिस फॉर्मेट। इस तरीके से लिखते हैं इसको f फॉलन a to b। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जहाँ समझाने की चीज़ रहेगी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, और जहाँ कुछ समझाने को नहीं है, जैसे थ्योरीज है उसको नोट आउट करते चलिए। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सम एग्जांपल्स, अगर आपको पहचानना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 का 1 के साथ मैच है, और सबसे बेस्ट तरीका है इसको पहचानने के लिए आप मस्त एरो डायग्राम बना लीजिए और मिलाते जाइए। 2 का 1 के साथ मैच है, मिला दीजिए इसको। 3 का 1 के साथ मैच है, मिला दीजिए। और 4 का 2 के साथ मैच है, मिला दीजिए। इट्स ओके, ये फंक्शन है क्योंकि एक ही इमेज है, एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक इनपुट डालने पे एक ही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं। इन दिस एग्जांपल 2 हमने डाला तो हमें 2 मिल गया, एक इमेज, और 2 के एंट्री करने पर एक 4 भी मिल गया, तो यहीं पे कंडीशन वायलेट हो गई। यहाँ पे 2 इमेजेस आ गई, हेयर फॉर एलिमेंट 2 there are 2 images, hence it is not a function। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ 2 एलिमेंट है, जो ये एलिमेंट है इसकी 2 इमेजेस आ गई 2 and 4, तो एलिमेंट तो ये फंक्शन नहीं रहा। नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे आपको 1 का मैच है, 2 के साथ 2 का मैच है, 3 के साथ 3 का मैच है, 4 के साथ 4 का मैच है, 5 के साथ 5 का मैच है, 6 के साथ 6 का मैच है, 7 के साथ। यहाँ पे सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एक ही वो है, इमेज है, देन इट इज़ फंक्शन, इट क्वालिफाइज फॉर फंक्शन। ठीक है, तब हम पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और एक और यहाँ पे कंडीशन हो सकती है, नहीं सारी पॉसिबिलिटी हो गई। यहाँ पे भी देखिए, आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि 9 और 16 लेफ्ट आउट रह गए, तो इट्स ओके। ये जो सेट बी है जो ये कोडोमेन है, और जो आपकी रेंज निकल के आती है वो कुछ ही एलिमेंट हो सकते हैं या फिर पूरा भी हो सकते हैं, और यहाँ पे रेंज बस 4 है, और यहाँ पे रेंज 4 9 16 है, यहाँ पे रेंज ओनली 4 है, यहाँ पे 4 9 16 है रेंज। ठीक है, इट्स ओके। अगर कुछ आउट एलिमेंट लेफ्ट आउट रहेगा तो इट्स ओके, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखिए, और यहाँ अगेन पूछा गया है कि इज इट फंक्शन, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। आप x को 1 रखेंगे, y आपका आ जाएगा 2, तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया 1, 2। x को 2 रखा आपने, y आ गया 3, ऑर्डर पेयर हो गया 2, 3। x को आपने 3 रखा, y आ गया 4, ऑर्डर पेयर हो गया 3, 4।
एक्स को आपने 4 रखा, वाई आ गया 5, ऑर्डर पेयर हो गया 4,5। एक्स को आपने 5 रखा, वाई आ गया 6, ऑर्डर पेयर हो गया 5,6। एंड एक्स को आपने 6 रखा, वाई आ गया 7, यहाँ पे ऑर्डर पेयर आपका हो गया 6,7। आर फ्रॉम ए टू ए है, तो जब हमने 6 वैल्यू पुटअप की तो वाई की वैल्यू 7 आ गई। और यहाँ कंडीशन क्या है, ए टू ए है मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। बट 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिए, फंक्शन की डेफिनेशन थी कि हर इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए, हर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एक इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो 6 एलिमेंट है उसके लिए कोई इमेज नहीं है, हेंस इट इज़ नॉट फंक्शन। हेयर फॉर एलिमेंट 6 देयर इज नो इमेज, hence it is not a function। ओके, देखिए बहुत छोटी चीज़ से फंक्शन होने से रह गया है। 1 2 3 4 5 तक फंक्शन था, जैसे हमने 6 वैल्यू पुटअप की, y आ गया 7 और 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो 7 आउटपुट नहीं हो सकता है, तो 6 का कोई आउटपुट नहीं मिला, मतलब 6 का कोई इमेज नहीं मिला, हेंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द सम नोट। यहाँ बोला गया है अ फंक्शन विच हैज़ ईदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट रेंज विल कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो क्या इसका मतलब हुआ कि हम कुछ इनपुट दे रहे हैं फंक्शन में, कोई फंक्शन है यहाँ पे f, उसमें हमने इनपुट दे रहे हैं कुछ, मान लीजिए a, तो वैल्यूज़ जो निकल के आ रही हैं डिफरेंट a की वैल्यू देने पे जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आ रही है वो या तो r है या फिर बिलोंग कर रहा है, सबसेट है r का। तो जो वैल्यू है वो रियल नंबर निकल के आ रही है, तो इसको हम कह देंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। अगर आउटपुट जो है रियल वैल्यू निकल के आ रहा है तो इसको हम कह देंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, या फिर जो इमेज है वो रियल वैल्यूड, इसको हम कह देंगे। ये तो वही सिनोनिमस टर्म्स है यहाँ पे, आउटपुट हो गया, रेंज हो गया, इमेज हो गया, इसको हम अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ऑल ऑफ दीज आर सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या है देखिए, अगर आउटपुट आपका या फिर इमेज आपका रियल नंबर है या सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो उसको हम कह देंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। और दूसरी चीज़ कही गई है कि इफ़ इट्स डोमेन इज ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर देन इट विल कॉल द रियल फंक्शन। यहाँ 2 कंडीशन हो गई, देखिए बेसिकली यहाँ 2 कंडीशन हो गई। कंडीशन क्या है कि अगर इमेज और रेंज कह सकते हैं आप, अगर या तो रियल नंबर है या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर है तो इसको आप कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। प्लस अगर डोमेन जो है वो भी आपका या तो रियल नंबर है या सबसेट रियल नंबर का, तो इस पूरे फंक्शन को हम कह देंगे रियल फंक्शन, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए हल्का सा डिटेल में कि अगर आउटपुट आ रहा है रियल नंबर तो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, रियल फंक्शन नहीं हो जाएगा। रियल फंक्शन होने के लिए इनपुट और आउटपुट, डोमेन और रेंज दोनों को ही रियल होना पड़ेगा, ठीक है। रियल फंक्शन होने के लिए इनपुट को भी और आउटपुट को भी या फिर डोमेन को भी और रेंज को भी रियल नंबर होना चाहिए या फिर रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, तभी कहेंगे रियल फंक्शन। और अगर बस आउटपुट आपका रियल नंबर का सबसेट है या फिर रियल नंबर है तो उसको हम कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो रियल फंक्शन होने के लिए 2 क्राइटेरिया हैं, डोमेन एंड रेंज दोनों रियल नंबर होना चाहिए और रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। और रियल वैल्यूड फंक्शन होने के लिए बस एक ही कंडीशन है कि आपका जो रेंज है या जो आउटपुट है
वो आपका रियल वैल्यूड फंक्शन, वो आपका रियल नंबर हो जाए या सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द ग्राफ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, ये ऐसे फंक्शंस हैं जो कि बेसिक हैं ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अ वेरी सिंपल फंक्शन दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। इट मीन्स इट इज़ गिवन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगर हमें ग्राफ किसी भी फंक्शन का ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड विल गेट द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, हेयर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू अगर एफ एक्स 1 रखें तो क्या मिलेगा 1, 2 रखें तो क्या मिलेगा 2, 3 रखें तो क्या मिलेगा 3। अब नेगेटिव में देख लेते हैं चल के कुछ, -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा -1, -2 रखेंगे तो -2। ठीक, तो हमें पॉइंट्स क्या मिल गए, यहाँ पे 1 रखने पे 1 मिला है, 2 रखने पे 2 मिल गया, 3 रखने पे 3, -1 रखने पे -1, -2 रखने पे -2। नाउ हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे दिखाएंगे। देखिए 1 एंड 1 कहाँ पे है, दिस इज द 1, 1,1, दिस इज 2,2, दिस इज 3,3। अब -1,1 यहाँ पे आएगा, -1, -1, -2, -2 यहाँ पे आएगा दिस पॉइंट। ओके, अब इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे एंड वी विल गेट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो जस्ट मैच ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट। अगर आपको बहुत डिटेल में समझना हो ग्राफ को तो इसका भी मैंने जो फंक्शन वाला वीडियो था, लास्ट वीडियो, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं इसको। अब चलते हैं टुवर्ड द कांस्टेंट फंक्शन, और यहाँ बोला गया है इट इज कांस्टेंट फंक्शन। आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, y को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो c ही रहेगा। c ही ठीक है, तो यहाँ देखिए x की कुछ भी वैल्यू रखने पे y की वैल्यू c ही आ रही, दैट इज कांस्टेंट। लेट अस अज्यूम लेट c इक्वल टू 2। तो यहाँ देखिए क्या पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके, और c को हम 2 एज्यूम कर लें, हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे 1, 2, 2, देखिए x वेरी कर रहा है लगातार और y जो है कांस्टेंट बना हुआ है, दैट इज़ 2। तो हम इन पॉइंट्स को दिखा देंगे ऑन ग्राफ एंड आई विल मैच दीज पॉइंट्स। 1 रखने पे भी 2 आया था, 1 रखने पे 2, दिस इज द पॉइंट। 2 रखने पे भी 2, 3 रखने पे भी 2, -1 रखने पे भी 2 आया था एंड -2 रखने पे भी 2। ओके, अब हम सारे पॉइंट्स को मिला देंगे एंड विल गेट द ग्राफ। दिस इज द graph, that is y is equal to 2। ठीक है, this is x, this is y। अब बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो डिफाइन किया गया इन दिस वे, यहाँ पे जो a0, a1, a2, a3 ऑल ऑफ दीज आर कांस्टेंट, और वन मोर कंडीशन इज गिवन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट n जो है नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब n शुड नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे यही कंडीशन है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ एंड यू विल अंडरस्टैंड द पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे अगर हम a1 की वैल्यू 1 रख दें और a0 की वैल्यू 1 रख दें, a1 के लिए कुछ भी ले लीजिए, आप 3 ले लीजिए, और यहाँ x देन a2 की वैल्यू 2x², दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। यही बात खत्म हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, दूसरा पॉलिनोमियल आप ले सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल। 2 + 4x + 3x³ + 3x² + 8x³, यहाँ n की वैल्यू 3 हो गई है, ये भी पॉलिनोमियल है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल, यू कैन कंसीडर इट। हम बढ़ते हैं आगे टुवर्ड द सम एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल एंड हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ जो लिखा हुआ है देखिए, इसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, R2R मतलब रियल जो डोमेन है वो भी रियल नंबर से है और जो रेंज है वो भी रियल नंबर से है। इट मीन्स जो फंक्शन यहाँ दिया गया है दैट इज़ रियल फंक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। जो ऊपर एक नोट में बताया गया था कि अगर रेंज आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है या रियल नंबर ही है तो उसको हम कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, और आपको डोमेन भी, अगर रेंज तो आपका है ही रियल नंबर से, अगर डोमेन भी आपका रियल नंबर से बिलोंग कर गया या रियल नंबर हो गया तो पूरा फंक्शन ही रियल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया है, दिस फंक्शन इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर R2R, इट मीन्स दिस फंक्शन इज रियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है दैट इज़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जस्ट सिंपली जो अभी तक हम कर रहे थे, वी विल गेट सम वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़, एंड वी कैन टेक द जीरो ऑल्सो। आप एक्स इक्वल टू 1 वैल्यू निकालिए, इसकी 1 आएगा, एक्स इक्वल टू 2 पे 4, एक्स इक्वल टू 3 पे 9। अब नेगेटिव देख लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पे 0, एक्स इक्वल टू -1 पे 1, एक्स इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -2 पे 4, एक्स इज इक्वल टू -3 पे 9। ठीक है, तो यहाँ देखिए कन्फ्यूज मत होइए, कुछ लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे सेम 9 यहाँ पे भी आ गया, 9 यहाँ पे भी आ गया, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो कहा क्या गया था, एक इनपुट डालने पे एक आउटपुट आना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है और सारे इनपुट्स के लिए आउटपुट होने चाहिए, ये कंडीशन है फंक्शन होने के लिए। अगर सेम आउटपुट आ रहा है दैट डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है उससे। तो एक्स इक्वल टू 2 पे 4 आ गया, एक्स इक्वल टू -2 पे भी 4 आ गया, कोई मतलब नहीं, सिमिलर आउटपुट आ गया ना, बट आउटपुट तो आया। आउटपुट एक होना चाहिए, एक इनपुट का। सिमिलर हो सकते हैं कई कई सारे इनपुट्स के आउटपुट। ठीक है, चलिए इन पॉइंट्स को हम दिखाते हैं ऑन और ग्राफ। एक्स इक्वल टू 1 करने पे 1 आया है तो दिस इज द पॉइंट, एक्स इक्वल टू 2 रखने पे 4 आया है तो ये हो गया पॉइंट, एक्स इक्वल टू 3 रखने पे 9 आया है तो आपका पॉइंट चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन हम बड़े 0 पे आएंगे, एक्स इक्वल टू 0 पे y 0 है दिस पॉइंट, एक्स इक्वल टू 1 पे y 1 है दिस पॉइंट, एक्स इक्वल टू 2 पे y 4 है दिस पॉइंट, एक्स इक्वल टू 3 पे y 9 है दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमने से 7 पॉइंट्स चेकआउट कर लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे और हमारा जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए हाउ वी मैच इट। This is not the graph. We will just simply match these points and we will get our ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ बात की गई है डोमेन रेंज बताने की, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, देखिए डोमेन एक्स की क्या वैल्यूज आप पुटअप कर सकते हैं, पूरा ही एक्स ले लीजिए आप, एक्स की कुछ भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं ऑन रियल नंबर लाइन। तो एक्स जब वो डोमेन हो गया दैट इज़ रियल नंबर। और रेंज की अगर बात की जाए, रेंज की बात की जाए तो रेंज देखिए आपका y की वैल्यू बस पॉजिटिव साइड में है, ओनली इन पॉजिटिव साइड, और x की वैल्यू जब इन्फिनिटी जाएगी तो y भी इन्फिनिटी हो जाएगा, x की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी जाएगी तो y अगेन इन्फिनिटी ही होगा। इट मीन्स इन दिस डायरेक्शन इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो x की वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी y की वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी होगी, तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, रेंज विल बी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इन्फिनिटी की साइड हमेशा हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट ग्राफ दैट इज y इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ अगेन वी विल डू द सेम थिंग, वी विल गेट द सम पॉइंट्स एंड we'll put those points on the Cartesian system and we'll get the graph. Again repeat same procedure, x is equal to 1 पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पॉइंट आपका क्या निकल के गया 1, 1, x is equal to 2 पे y 8 है।
अब यहाँ x = 3 नहीं रखेंगे बिकॉज 27 आ जाएगा y की वैल्यू, और वी कांट शो 27 ऑन आवर ग्राफ, क्योंकि हमने पॉइंट्स जो है 0 से 7 तक लिए हुए हैं और वी डोंट हैव दैट मच एरिया कि हम 27 को ड्रॉ कर सकें। नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y आपका 0 आ जाएगा, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y आपका -1 आ जाएगा, एंड x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y आपका -8 हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी गॉट द 5 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं 2, 8, 0, 0, -1, -1 एंड -2, -8। अब इन सारे पॉइंट्स को हम दिखा लेंगे ऑन द ग्राफ। देखिए 1, 1, इट इज़ 1, 1, यहाँ पे पॉइंट 1, 1, देन 2, 8, 2, 8 यहाँ पे आएगा, 0, 0 यहाँ आएगा, दिस इज़ 1, 1, दिस इज़ 2, 8, दिस इज़ 0, 0, this is -1, -1, -1, -1, and this is -2, -8. Okay, now we will join these points and you will get the graph of y is equal to x cube, sorry. This is the graph of y is equal to x cube. Here you can see that अगर हम x की वैल्यू इधर भी ले जा सकते हैं पूरा इन्फाइनाइट तक, और इधर भी ले जा सकते हैं इन्फाइनाइट तक, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन x, देन आवर डोमेन इज़ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और अगर रेंज की बात करने जाएंगे तो रेंज देखिए, इधर ही जा रहा है टुवर्ड इन्फिनिटी और इधर ही जा रहा है -इन्फिनिटी की तरफ, तो आपका रेंज भी हो जाएगा पूरा कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो आपका रेंज एंड डोमेन निकल गया यहाँ पे, दिस इज x, दिस इज y। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है एंड कहा गया है कि हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले तो इस टेबल कंप्लीट करना है, और जैसे हम टेबल कंप्लीट करेंगे हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल ही कंप्लीट कर लेते हैं। y अगर x रखते हैं -2, देन इट विल बी इक्वल टू -0.5, और x रखते हैं अगर -1.5, देन इट विल बी 1/1.5, इट इज़ इक्वल टू -2/3, दैट इज़ इक्वल टू -0.67। अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y जो है -1 हो जाएगा, और x की वैल्यू -0.5 रखेंगे तो y जो है 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और x की वैल्यू 0.25 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा, और x की वैल्यू 1.5 रखेंगे देन इट विल बी 1.5, सॉरी इट विल बी पॉजिटिव 0.67, और x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, यहाँ टेबल कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। यहाँ 0.5, यहाँ -0.67, यहाँ -1, यहाँ -2, -4, 2, 1.67 एंड 0.5। ओके, नाउ वी हैव द पॉइंट्स। हम इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पे लिखेंगे इसको। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, -2, 0.5, तो -2x एंड 0.5, दिस विल बी द पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट आएगा यहाँ, तो ये हो गया आपका -2, 0.5। अगला क्या है -1.5, तो इट विल बी टफ टू ड्रॉ यहाँ से, तो ये आपका आएगा 0.67, हल्का सा इंक्रीज़ होगा नेगेटिव में, तो यहाँ पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट। -1 पे 1, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, -0.5 पे 2, तो ये यहाँ आएगा। ओके, मैं इन सारे पॉइंट्स को लिख भी देता हूँ, जैसे आपको ये वाला पॉइंट जो है आपका -2, -0.5 है, एंड दिस पॉइंट इज़ -1.5, -0.67, और ये पॉइंट आपका है -1, -1, और दिस पॉइंट इज़ 0.5,
कॉमा -2। ओके, अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट 4 पॉइंट्स। यहाँ पे 0.25 दिया गया है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। 0.25 इट मीन्स यहाँ पे, और ये जा रहा है यहाँ इधर। दिस पॉइंट इज 0.25 रखने पे 4 में फाइंड आउट हुआ। अगला है 0.5, 0.5 पे 2, देन दिस पॉइंट, दिस इज 0.5, 2। अगला है 1,1, दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज 1.5, 0.67, दिस इज 1,1। next point is 1.5, then this is this point, this is 1.5, 0.67, और next point is 2 पे 0.5 वैल्यू आ रही है, then this and this is 2, 0.5। ठीक है, हमने 8 पॉइंट्स को कार्टेशियन सिस्टम में दिखा दिया है। नाउ वी विल जॉइन दीज पॉइंट्स एंड विल गेट द ग्राफ ऑफ y = 1/x। ठीक है, तो हल्का सा आपके लिए ये टफ हो सकता है, बट ये देखिए, दिस विल बी लाइक दिस। ओके, इन पॉइंट्स को हम मैच कराएंगे तो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, दिस इज अवर ग्राफ, दिस लाइन इज और ग्राफ। ठीक है, दिस इज y = 1/x। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि y की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होगी, ये टच ज़ीरो कभी नहीं करेगा। ठीक है, ये ज़ीरो को टच कभी नहीं करेगा। और एक और बात आप देख रहे होंगे कि हम x की वैल्यू ज़ीरो पुट नहीं कर सकते हैं, x की वैल्यू ज़ीरो पुट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस ज़ीरो, एंड जो रेंज भी रहेगी वो भी ऑल रियल नंबर्स का सेट एक्सेप्ट दिस ज़ीरो। ठीक है, हम x की वैल्यू ज़ीरो पुटअप नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1/0 हो जाएगा, दैट इज़ अनडिफाइंड। और y की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं आएगी बिकॉज वी कांट रीच इन्फाइनाइट। 1/∞ करने पे ज़ीरो आएगा, तो वी कांट रीच इन्फाइनाइट, सो वी कांट रीच ज़ीरो फॉर y। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y = 1/x। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और इन पॉइंट्स को आप ना लिखना चाहे मत लिखिएगा, मैंने जस्ट आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख दिया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन वेरी वेल वे। ओके, देन विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट ग्राफ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे, और नाउ नोट डाउन द सॉल्यूशन। हमने क्या किया, पहले हमने इक्वेशंस फाइंड आउट कर लिए, सारे जो पॉइंट्स थे वो फाइंड आउट कर लिया, और इन पॉइंट्स को हमने चेक आउट कर दिया ऑन दिस कार्टेशियन सिस्टम, और उसके बाद हमने सारे पॉइंट्स को मिला दिया और हमें मिल गया ग्राफ ऑफ y = 1/x। नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रेशनल फंक्शन। तो एज यू नो दैट हमने रेशनल नंबर को भी डिफाइन किया था, वहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया गया था। रेशनल नंबर इज द रेशियो ऑफ p/q, जिसमें कि p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स, बट एक ही कंडीशन थी कि जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो रेशनल फंक्शन में भी सेम कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, x की आप सारी वैल्यू ले सकते हैं, बट x की बस वही वैल्यू नहीं लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाए। और यहाँ देखिए क्लियरली बोला गया है, फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस वे, f(x/gx), f(x) एंड gx आर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x हो गया, एंड gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यही कंडीशन दी गई। और इसके लिए इससे हमें मिल जाएगा x की किस वैल्यू पे gx 0 नहीं होना चाहिए। नाउ आई एम गिविंग यू सम example of polynomial rational function, that is you can take like this, x² + 2x + 3 x² - 5x + 1। ये भी रेशनल फंक्शन है। ऑल द फंक्शन इन दिस फॉर्मेट, जिसमें कि ऊपर भी पॉलिनोमियल हो, नीचे भी पॉलिनोमियल हो, x² / 1 + x, ये पॉलिनोमियल है, x³ + 2 / x + x² + 1, ये पॉलिनोमियल है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेशनल फंक्शन। बट एक ही कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है x² - 5x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे कंडीशन होगी x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे कंडीशन होगी x² + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है,
डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है। दूसरा है कि और दोनों ही डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर शुड बी द पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे देखिए डिफाइन किया गया है एफ एक्स को इस दिस वे। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो यहाँ x ही हो जा रहा है, ज़ीरो है तो ज़ीरो हो जाएगा। और जैसे ही x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हुई, मतलब नेगेटिव हुई, वहाँ पे एक बाहर से माइनस x लग गया। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि हमने x की वैल्यू नेगेटिव जब दी तो इसने बाहर से एक और नेगेटिव लगा दिया। इसका मतलब इसने टोटल फंक्शन को पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आया कि अगर मॉड के अंदर जो भी वैल्यू हम देंगे x की, उससे हमें आउटपुट मिलना है पॉजिटिव, कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो मॉड क्या करेगा कि बाहर से नेगेटिव लगा देगा। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है मॉडुलस फंक्शन का। इसको हम ड्रॉ करेंगे बाय टेकिंग सम पॉइंट्स। चलिए, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो x आपका मॉड x हो जाएगा 1, इट विल इक्वल टू 1। और x की वैल्यू 2 लेंगे तो मॉड के अंदर 2 आया, इट विल इक्वल टू 2। x की वैल्यू अगर आप 3 लेंगे तो मॉड के अंदर 3 आया, ये हो जाएगा 3। अब चेंज करते हैं, अब 0 हो जाते हैं, 0 रखने पे 0 आ जाएगा। और वहीं अगर x के लिए -1 लेंगे तो जैसे ही मॉड के अंदर -1 आएगा, एक ये मॉड एक बाहर से -1 लगा के इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, और x की वैल्यू -2 पुटअप करेंगे तो मॉड के अंदर जैसे ही -2 जाएगा या नेगेटिव जाएगा, ये मॉड बाहर से एक माइनस एक्स्ट्रा लगा के इसको पॉजिटिव कर देगा। अब जैसे हम -3 पुटअप करेंगे, अगेन इट विल डू द सेम। जैसे इसको अंदर नेगेटिव दिखेगा, ये बाहर से नेगेटिव लगा देगा एक, और यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नोट डाउन कर पा रहे होंगे कि अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू दी x की तब पॉजिटिव आया, 0 पे 0 रहेगा ही। और यहाँ जब नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो अगेन इट इज़ गिवन द पॉजिटिव आउटपुट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रेंज हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, रेंज हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा या फिर 0 रहेगा। इसका मतलब है रेंज विल नॉट इंक्लूड द नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, तो इन पॉइंट्स को हम दिखा लेते हैं ऑन द कार्टेशियन सिस्टम और हमें मिल जाएगा ग्राफ। 1 पे 1 वैल्यू है, 2 पे 2 वैल्यू है, 3 पे 3 वैल्यू है, 0 पे 0 है, और -1 पे भी 1 है, -1 पे भी 1 है, -2 पे भी 2 वैल्यू पॉजिटिव ही है, 3 पे भी 3 वैल्यू है। ओके, नाउ वी विल जॉइन दिस पॉइंट्स एंड वी विल गेट द ग्राफ। इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए एंड वी विल गेट द ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x। ठीक है, आई होप अब समझ गए होंगे इन चीज़ों को। और अगर डोमेन की बात की जाए, यहाँ पे डोमेन की बात की जाए तो आप कंप्लीट नंबर लाइन जा सकते हैं किसी भी तरफ और पूरा ही x को लेगा। इसका मतलब डोमेन हो गया आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और अगर हम रेंज की बात कर लेते हैं, अगर हम रेंज की बात कर लेते हैं तो रेंज क्या होगा आपका? देखिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव साइड में ही पूरा ग्राफ है, पॉजिटिव साइड में। नेगेटिव साइड में कोई वैल्यूज़ नहीं है, नेगेटिव साइड में कोई वैल्यूज़ y की नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड x एंड नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इज़ वेरी सिंपल। इनका कहना है कि अगर x की वैल्यू आप पॉजिटिव देंगे तो f(x) की वैल्यू 1 रहेगी, और x की वैल्यू ऑफ 0 देंगे तो 0 हो जाएगा, और नेगेटिव देंगे अगर x की वैल्यू तो -1 हो जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ x यहाँ y। देखिए, पॉजिटिव साइड में अगर हम हैं, पॉजिटिव साइड में अगर हम हैं तो x की वैल्यू y की वैल्यू 1 है, तो दिस इज द नंबर 1 लाइन हो गई। और 0 पे, और देखिए दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट कि यहाँ हमारा पॉइंट नहीं है। अगर हम बस सर्कल बनाते हैं और उसको फिलअप नहीं करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमारी y की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 0 पे शिफ्ट हो गया है और नीचे आ गया है, दिस इज़ द पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे y 1 है पॉजिटिव साइड में, और 0 पे 0 है, यहाँ पे y 0 है व्हेन x इक्वल टू 0। और जैसे हम नेगेटिव साइड जाएंगे x की वैल्यू -1 हो जाएगी और हमारा नंबर लाइन हो जाएगा दिस इज़ द नंबर लाइन। और अगेन एट 0, यहाँ पे 0 पे हम यहाँ भी एक ब्लैंक सर्कल बनाएंगे, एम्प्टी सर्कल, जो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे हमारा
फंक्शन नहीं है, जीरो पे हमने देखिए ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो सी है और डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज क्या हो जाएगा, रेंज विल बी कंसिस्ट ऑफ 3 आउटपुट्स, दैट इज 1 0 -1. Okay, this is the answer of our signal function. And now we will move to the next concept, that is greatest integer function. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि अगर कोई वैल्यू दी गई है x की तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर वैल्यू 2.3 दी गई है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 + 0.3, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। 4.6 दिया गया है तो 4 + 0.6, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। और अगर 0 दिया गया, मान लीजिए कोई नेगेटिव वैल्यू दी गई, 0 पे तो 0 ही रहेगा, या फिर अगर दिया गया 0.8 तो कैसे लिखेंगे, 0 + 0.8, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 0 हो जाएगा, यहाँ 4 था। और कोई कह दे यहीं पे कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका निकालना है 1.2 का, -1.2 का, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -2 + 0.8। ओके, इस तरीके से लिखेंगे ना। आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, एड ऑन होना चाहिए, यहाँ पे एड ऑन होना चाहिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पॉइंट को, जो पॉइंट दिया गया है 2.8, उसके लेफ्ट साइड जो वैल्यू है, उसकी जो लेफ्ट साइड वैल्यू है वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने अगर लिया 4.6 आपने लिया, दिस इज 4.6, दिस पॉइंट इज 4.6, तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है, लेफ्ट साइड में दैट इज़ 4। तो 4.6 पे क्या वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी दिस 4 वैल्यू हो जाएगी। इसको हल्का सा जूम करते हैं तब बेटर समझ में आएगा। अगर वहीं पे अगर आप 4.7 लेते हैं तो 4.7 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 4.7। तो अगेन जो लेफ्ट साइड क्या है, इसके लेफ्ट साइड क्या है, 4, तो अगेन वैल्यू विल बी दिस। अगर 4.9 लेते हैं आप तो यहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, और लेफ़्ट साइड अगेन लेफ़्ट साइड क्या वैल्यू आ रही है, देखिए अगेन लेफ़्ट साइड वैल्यू जो आएगी आपकी, लेफ़्ट साइड वैल्यू 4 ही है, तो अगेन विल गेट द सेम पॉइंट दैट इज़ 4। और वही अगर कोई कह दे 4.99999999, तो यहाँ पे भी अगर आप लेफ्ट, ये बिल्कुल करीब होगा 5 के, बट लेफ्ट साइड वैल्यू क्या है, 4, तो यहाँ पे भी दिस पॉइंट विल बी अगेन 4। ठीक है, तो हमारा ग्राफ क्या बन जाएगा, इसी तरीके से हम करते जाएंगे, और ग्राफ विल बी लाइक दिस इज आवर ग्राफ। और जैसे हम 5 पे पहुँचेंगे, जैसे ही हम 5 पे पहुँचेंगे ये वैल्यू तुरंत जंप कर जाएगी अप साइड, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ हो जाएगा ब्लैंक। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम सब सारा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वी विल जस्ट ड्रॉ द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, ये ग्राफ होगा यहाँ ब्लैंक हो जाएगा, ये ग्राफ होगा यहाँ ब्लैंक हो जाएगा, और ये ग्राफ होगा और यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जब नेगेटिव साइड मूव करेंगे, अगेन द सेम थिंग विल हैपन, दिस एक पॉइंट लेते हैं आपका, मान लीजिए 2.8 आपने लिया, -2.8, तो कहाँ पे आएगा, दिस इज़ द पॉइंट। तो इसके लेफ्ट साइड क्या वैल्यू है, देखिए 3, तो हम 3 पे चलेंगे, दिस विल बी आवर पॉइंट। ठीक है, दिस विल बी आवर पॉइंट। तो इसी तरीके से ग्राफ इसका ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, एंड यू कैन नोट इट डाउन। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। नाउ विल मूव टुवर्ड द सम क्वेश्चंस विल डू हियर। f(x) = mod ऑफ x, और उसके बाहर लगा दिया गया है एक नेगेटिव। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा इसका रेंज एंड डोमेन। तो डोमेन में तो आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बट अगर रेंज की बात करने जाएंगे, तो इसमें क्या था, देखिए मॉड जो है, मॉड के अंदर कुछ भी देंगे वो पॉजिटिव बना देगा,
पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स देके पॉजिटिव बना देगा, बट यहाँ पे क्या किया है, एक ऑलरेडी नेगेटिव लगा दिया है बाहर से। ठीक है, आपका जो अगर एफ एक्स मॉड एक्स होता तो इसका जो रेंज था सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर, सॉरी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें 0 भी इंक्लूड था, बट यहाँ पे एक माइनस बाहर से लगा दिया, इसका मतलब सारी वैल्यूज़ बदल जाएंगी। आपका ये हो जाएगा -∞ to 0, -∞ to 0, देन आवर रेंज विल बी फ्रॉम -∞ to 0। ओके, और अगर आप इस चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो वी विल टेक सम पॉइंट्स एंड आई विल लेट यू अंडरस्टैंड। एक्स की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो अंदर 2 जाएगा, और मॉड क्या है, मॉड को देखिएगा अंदर पॉजिटिव है तो वैसे ही वो बाहर निकाल देगा, और इसको बाहर और एक्स्ट्रा नेगेटिव मिल जाएगा तो -2 हो गया। अगर 3 रखेंगे तो अगेन सेम थिंग विल हैपन, इट विल बी -3, और आप 0 रखेंगे तो इट विल बी सेम 0। अगर आप नेगेटिव में जाते हैं -2 रखते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा, एक बाहर से माइनस लगा हुआ है, अब मॉड को दिखा अंदर माइनस है, मॉड के अंदर माइनस है, तो मॉड एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाएगा और उसको पॉजिटिव बना देगा, बट एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा के इसको पॉजिटिव बना देगा। देखिए यहाँ 3 नेगेटिव होगा, इससे ये कट जाएगा, बट बाहर एक एक्स्ट्रा और नेगेटिव लगा हुआ तो यहाँ -2 हो जाएगा। इन द सेम वे, और -3 की वैल्यू भी यहाँ पे -3 आ जाएगी। इसका मतलब x कुछ भी रखिए, ये नेगेटिव ही आना है या फिर 0 आना है 0 पे। दैट्स वाई आवर रेंज विल बी -∞ to 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम चलते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गिवन f बी द सबसेट ऑफ, ये इंटीजर्स है z इंटू z, सबसेट ऑफ z। यहाँ पे a भी दिया गया है एंड a प्लस बी, मतलब कि अगर आप f में a b देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा आउटपुट a प्लस बी, और a एंड b इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इज f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम z to z, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे हम सब वैल्यूज पुटअप कर लेंगे, लेट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4। तो वैल्यू क्या जाएगी, 1 इंटू 4 इक्वल टू 1 प्लस 5, आपका 4 यहाँ पे आया और यहाँ वैल्यू आ गई, सॉरी यहाँ 4 है तो यहाँ 5 आएगा। अब हम देखिए वैल्यू चेंज कराते हैं ए बी की, ए को आप 2 रखते हैं एंड बी को भी 2 रखते हैं। तो ऐप में देखिए यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, और हमने एक सिंगल एग्जांपल लेके प्रूव कर दिया कि ये सिंगल एग्जांपल लिया, उसमें हमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन नहीं है, तो ये प्रूव हो जाएगा इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सिंगल आउटपुट से हम सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट निकाल देंगे। ठीक है, तो हमें वही करने वाले हैं। यहाँ देखिए 4 रखने पे 5 आया था, फंक्शन में 4 रखने 5 आया, ना, तो यहाँ हम अगेन 4 रखने कुछ और वैल्यू निकालेंगे। देखिए f 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस 2, तो यहाँ अगेन देखिए f में अगर 4 जा रहा है तो यहाँ वैल्यू आ गई 4। सिंस फॉर सिंगल इनपुट देयर इज multiple images, hence it is not a function। ठीक है, हमने देखिए प्रूव कर दिया इसको, हमने 2 वैल्यूज़ ले ली और दोनों को वेरी करा दिया, और यहाँ f4 ही आ रहा है, f में 4 ही इनपुट हो रहा है, यहाँ 4 इनपुट होने पे 5 वैल्यू आई, यहाँ 4 इनपुट होने पे 4 वैल्यू आई, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सिंगल इनपुट देने पे मल्टीपल आउटपुट नहीं आना चाहिए, फंक्शन की एक ही कंडीशन है। ठीक है, नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेट दैट, यहाँ सेट ए दिया गया है एंड फंक्शन इज फ्रॉम सेट ए टू नेचुरल नंबर्स, एंड फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं एफ एन इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। आप n की जगह पे 9 पुटअप कीजिए, तो हाईएस्ट जो प्राइम फैक्टर क्या आएगा इसका 3। इसके फैक्टर्स क्या हैं, 1 है,
3 है एंड 9 है, बट प्राइम फैक्टर एक ही है, दैट इज़ 3, दैट इज़ द हाईएस्ट, तो यहाँ पे 3 आ गया। और अगर हम 10 रखेंगे तो इसका क्या प्राइम फैक्टर हाईएस्ट है, दैट इज़ 5। अगर हम 11 रखेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर 11 हाईएस्ट है। और 12 रखेंगे तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर वैसे हैं क्या क्या है इसके, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 12 है, तो 3 इज़ द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। और 13 रखते हैं तो प्राइम फैक्टर आपका 13 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल इनपुट डालने पे सिंगल इमेज आ रही है और सिंगल आउटपुट आ रहा है, इट मीन इट इज़ अ फंक्शन। और रेंज बोला गया निकालने के लिए, तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, और रेंज विल बी 3, 5, 11 एंड 13, दिस इज़ द रेंज। ठीक है। और यहाँ कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि 9 डालने पे भी 3 आ गया और 12 का इनपुट पे भी 3 आ गया, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सेम आउटपुट आया है, सेम आउटपुट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आउटपुट से कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें। चलिए ट्राई करते हैं अब इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन फंक्शन इज y ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब अभी हमने जस्ट सीखा है कि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो देन नाउ विल सॉल्व इट। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, तो एक्स की क्या वैल्यूज हो जाएंगी, -3 से लेके आपका 3 तक। ठीक है, तो हमारा डोमेन निकल के आ गया, यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, डोमेन इज़ -3 to 3। अब हम चलेंगे टू फाइंड द रेंज। तो अगेन वी राइट द फंक्शन, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी नो दैट कि फंक्शन के अंदर जो अंडर रूट दिया है इसके अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0, और 0 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 0। तो एफ एक्स मिनिमम क्या हो जाएगा, 0। और एफ एक्स हम मैक्सिमम निकालने, अगर एफ एक्स मैक्सिमम क्या निकलेगा, और मैक्सिमम कब होगा, देखिए यहाँ 9 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 9 में से कुछ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर उसकी वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो अंडर रूट की वैल्यू भी घटेगी। तो अगर हम मिनिमम सब्ट्रैक्ट करें मतलब 0 को हटा रखें, एक्स इक्वल टू 0 रख दें अगर, तो इट विल बी √9 एंड इट्स वैल्यू विल बी 3। हमारा रेंज हो जाएगा, और रेंज विल बी 0 to 3। ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस इज द रेंज एंड दिस इज द डोमेन। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज 2 माइनस 3x। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिससे हम x को बाहर कर सकें, कुछ x को बाहर कर सकें। हेंस हेयर डोमेन इज, हेयर डोमेन जो आपका होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और अगर आप रेंज की बात करने जाएंगे, रेंज निकालने जाएंगे आप इसका रेंज, देन 2 माइनस 3x। यहाँ पे अगर x की वैल्यू देखिए, अगर x की वैल्यू ऑफ इन्फानाइट रख देंगे, 2 माइनस 3 इंटू इन्फानाइट, 2 माइनस इन्फानाइट, तो इट विल बी टेंडिंग टुवर्ड द माइनस इन्फिनिटी। और यहीं अगर x की वैल्यू ऑफ इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट रखेंगे, माइनस इन्फानाइट, तो 2 माइनस 3 इंटू माइनस इन्फानाइट, इट मीन्स 2 प्लस 3 इंटू इन्फानाइट, इट मीन्स 2 plus infinite, and it will be tend toward the infinity. Hence our range will be, आई होप आप समझ रहे होंगे, हल्का सा फास्ट चल रहा है बिकॉज दिस इज अ रिविजन क्लास। अगर आपको समझने में बिल्कुल थोड़ी सी दिक्कत हो रही तो आप जो लेक्चर्स कम्प्लीटली बनाए गए हैं उन पे जाइए एंड यू विल गेट द इलेबरेटिव सॉल्यूशंस। इसकी रेंज हो जाएगी आपकी कम्प्लीटली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आप इसको लिख सकते हैं इन दिस वे ऑल्सो। ठीक है, 2 माइनस 3 इंटू माइनस मान लीजिए 1,00,000 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3,00,000, यहाँ हो जाएगा 3,02,000। ठीक है, आई होप नंबर सब जीरो से लिख रहा हूँ मैं। तो वही आप समझ लीजिए, जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव जाते जाएंगे एफ एक्स बढ़ता चला जाएगा और इट विल टेंड टुवर्ड द इन्फिनिटी। ठीक है, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको आप। नाउ विल मूव टुवर्ड द
दैट इज़ द एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे हम अपने नंबर्स में करते थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल बी हैपन हेयर आल्सो। बट यहाँ बस एक ही कंडीशन है, यहाँ एक ही कंडीशन है कि जहाँ हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब कर रहे हैं वहाँ दोनों फंक्शन का डोमेन सेम होना चाहिए, डोमेन सेम होना चाहिए, एक ही कंडीशन है। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ नोट डाउन कर की गई है, एक्स शुड बिलोंग टू, जैसे आपने एक्स रखा है, यहाँ देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो सारे एक्स जो है सेम होने चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता जाऊँगा। एफ एक्स मान लीजिए अगर आपका एक्स क्यूब प्लस 3 है और जी एक्स आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, देन देखिए एफ प्लस जी एक्स करेंगे तो आपका सिंपली एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। ये हर उस एक्स के लिए जो कि कॉमन है, मतलब डोमेन अगर सेम है तो दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हैं हम इसको। हम जस्ट ऐड कर देंगे एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, दिस इज द सिंपल ऑपरेशन। और वही सब्ट्रैक्शन में भी सेम रहेगा। अगर सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखिए f माइनस जी एक्स हो गया, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स रहेगा। जस्ट सिंपल है ये सब चीज़ें, आपको सेम थिंग करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इट विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। स्केलर का मतलब है कि आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम एफ एक्स को सेम ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3, और अगर हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी अल्फ़ा एफ एक्स। और अल्फ़ा की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, मान लीजिए अल्फ़ा इक्वल टू 2, इट विल बी 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3, इट विल बी इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 6। ठीक है, और यहाँ कुछ लोग गलती कर सकते हैं कि अल्फ़ा को यहाँ ले चले जाएं। अल्फ़ा का आपको कंप्लीट फंक्शन एक्स या नहीं मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ अल्फ़ा एफ एक्स, तो कोई इस तरीके से नहीं लिखेगा कि अल्फ़ा अंदर लेके चला गया। दिस इज़ ब्लंडर। इसका कॉन्सिक्वेंस देख लीजिए अब क्या होने वाला है। अगर आप इस तरीके से लिख देंगे तो एक्स की जगह अल्फ़ा एक्स हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी अल्फ़ा क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, अगर आप अल्फ़ा का वैल्यू 2 रखते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो दिस इज़ द रॉन्ग वे, इस तरीके से नहीं कर देना है, दिस इज़ करेक्ट। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका जितने भी सारे x हैं उसके लिए मल्टीप्लाई सिंपली हो जाएगा। अगर सेम हम एग्जांपल लेते हैं कि एफ एक्स को ले लें एक्स क्यूब प्लस 3 और जी एक्स को ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एफ जी जो x होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो x 5 3x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 6। इट इज़ वेरी सिंपल, बस बट अगेन सेम कंडीशन है कि डोमेन जिस रेंज में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे डोमेन सेम होना चाहिए। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डोमेन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कोसेंट ऑफ 2 रियल नंबर्स। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि पहली बात तो यहाँ एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाउन की गई है कि आपका डोमेन तो सेम होना ही होना चाहिए, बट जो डिनोमिनेटर में है जो फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगेन विल टेक द सम एग्जांपल। मान लीजिए एफ एक्स को सेम रखते हैं और जी एक्स को वेरी कराएंगे। जी एक्स को वेरी कराएंगे का रीज़न ये है कि ये कहीं 0 हो पाए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ -8 रख देते हैं, तो जो f बाई जी एक्स है, एफ एक्स बाई जी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 3, नीचे आएगा 2x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ एक और कंडीशन लग जाएगी कि 2x
-8 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डोमेन सेम हो बट x की वैल्यू यहाँ 4 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज डिनोमिनेटर में फंक्शन हो जाएगा 0, तो वो हो जाएगा अनडिफाइंड, उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है एंड वी हैव टू डू दैट एंड इट इज़ वेरी सिंपल एग्जांपल। यहाँ f प्लस जी एक्स निकालना है, तो इट विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। यहाँ दोनों ही फंक्शंस को हम ऐड कर देंगे, इट विल बी 3x प्लस 1। यहाँ f माइनस जी एक्स निकालना है, देन एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो x माइनस 2x प्लस 1 इट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ पे f जी का मल्टीप्लिकेशन है, तो x इंटू 2x प्लस 1 इट विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। और यहाँ कोसेंट की बात की गई है, f बाई जी एक्स इट विल बी इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स इट विल इक्वल टू एक्स अपॉन 2x प्लस 1। और यहाँ एक और, यहाँ देखिए यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगाई गई, यहाँ सिंपल है कि जो x है सो बिलोंग्स टू x, बड़े वाले x, मतलब सबका दोनों जो फंक्शन है डोमेन सेम होना चाहिए। बट यहाँ एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई जाएगी कि यहाँ एक्स्ट्रा कंडीशन होगी कि जो आपका डिनोमिनेटर है 2x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x जो आपका शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज द कंप्लीट रिवीजन ऑफ द फंक्शन चैप्टर, जिसमें कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए हैं ना। यहाँ देखिए, यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज फंक्शन f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ की x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स से, इसका मतलब जो डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, इज कॉल्ड द लीनियर फंक्शन। ये आप नोट कर लीजिएगा, लीनियर फंक्शन। ठीक है, और लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका वेरिएशन लीनियरली होता है। आप x की वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू लीनियरली वेरी करेगी इन दिस वे। स्लोप कुछ भी हो सकता है, आपका स्लोप बढ़ सकता है, बट x की वैल्यू लीनियरली वेरी करेगी, और सॉरी y की वैल्यू लीनियरली वेरी करेगी विथ x। तो इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है, उससे आपको बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ देखिए सम पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स की हेल्प से हमें लीनियर फंक्शन निकालना है। ठीक है, देखिए हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पिकअप करेंगे इस पॉइंट को, बिकॉज इट विल बी ईजियर फॉर अस टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और एफ एक्स की वैल्यू -1 है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमने -1 पुटअप की और x की वैल्यू 0 पुटअप की, तो हमारा c निकल के आ गया -1। ओके, और नाउ विल टेक एनी ऑफ दिस 3 पॉइंट्स। मान लीजिए अगर हम पहला पॉइंट लेते हैं 1,1, देन विल पुट द वैल्यूज़। एफ एक्स यहाँ पे 1 है, x की वैल्यू 1 रखनी है, और c निकल के आया था -1, तो m आपका निकल के आ जाएगा 2। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, तो आपका जो फंक्शन क्या हो जाएगा, जो लीनियर फंक्शन क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन विल बी एफ एक्स इज इक्वल टू m की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 रख देंगे, और c की वैल्यू -1 तो 1 रख देंगे। एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड दिस इज द लीनियर फंक्शन। ओके, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, और पूरा ही जो चैप्टर 2 था मैंने कवर अप कर दिया है इन अ सिंगल लेक्चर। और अगर आप इस लेक्चर को बिफोर द एग्ज़ाम देखते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैंने जो टफ क्वेश्चंस थे वो कराए हैं, बिकॉज वो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर।